एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम प्रोनाउन के एमसीक्यू सेट नंबर 3 की चर्चा करेंगे और इसमें टोटल आपके 20 एमसीक्यूज हैं और आपसे गुजारिश होगी कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए हैं। और ये सेशन जो है ना आपके हर एग्जाम को कैटर करता है। आप देखे होंगे कि हमने जब सेट 1 किया 2 किया तो उसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम डिफिकल्टी लेवल में भी देखेंगे कि इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो हम इसके नेक्स्ट सेशंस में जब भी हम चर्चा करेंगे और भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। आपके एग्जामिनेशन में जो रियल एग्जामिनेशन लाइक क्वेश्चंस है उस तरह के क्वेश्चंस आपके सेट्स में आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे आपको यहाँ पे एक प्रोनाउन का प्रयोग करना है और यहाँ पे किस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग होगा फ्रॉम ऑल दीज ऑल्टरनेटिव्स उसका आपको चयन करना है। उससे पहले आपको सेंटेंस को पढ़ने की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस पढ़ने से आपको क्लैरिटी मिल जाता है कि आखिर यहाँ पे सेंटेंस में किस चीज की डिमांड की जा रही है। यहां कहा जा रहा है डैश ऑफ द 2 एम्प्लॉइज। ये देखिए आपका कीवर्ड हो गया। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 एम्प्लॉइज की बात की जा रही है। ठीक है ना। अब कुड पास्ट की बात कर रहा है, कंप्लीट द जॉब। ठीक है ना। यहां पे ऑप्शंस जितने हैं आपके हैं कौन कौन है? नन है, एवरी है, नाइदर है और वन है। अब यहां पे देखेंगे कि नन का प्रयोग करते हैं जब आपके पास किसी चीज की संख्या 3 हो या 3 से अधिक हो। क्लियर है। और उसमें से आप ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी एक जो है ना वो उपलब्ध नहीं है या उस चीज को आप नहीं चुन सकते हैं। इस संदर्भ में हम किसका प्रयोग करते हैं? नन का प्रयोग करते हैं। आपके सामने 2 एम्प्लॉइज की बात की जा रही है अर्थात ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना। और वही हम बात करें एवरी की, तो एवरी का प्रयोग एक प्रोनाउन के रूप में नहीं किया जाता है। ये हमारा एक डिटर्मिनर होता है अर्थात इसके आगे जब देखेंगे कि नाउन प्रयुक्त है तब आप एवरी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर एवरी के साथ आप एडवर्ब फ्रेज के रूप में कर सकते हैं। एवरी वन लगा दीजिए आगे। ठीक है ना। उस संदर्भ में आप कर सकते हैं अर्थात यहां पे ये भी देखेंगे कि सुटेबल नहीं है। और वही बात करें नीदर की, तो नीदर का प्रयोग करते हैं जब आपके सामने 2 ऑप्शंस हो और उनमें से आप एक एक करके बता रहे हैं कि ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं, तो उस संदर्भ में हम इसका प्रयोग करते हैं अर्थात यहाँ पे नीदर का प्रयोग किया जाएगा। और वही बात करें वन का, तो वन ऑफ द का जब प्रयोग होता है तो सिंपली आपको क्या करना होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, वहां पे 2 का प्रयोग नहीं करना है आप। ठीक है ना। अर्थात ये भी ऑप्शन आपका छट जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है यू ही एंड आई डैश फ्रेंड्स। यहां पे आपसे पूछा गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कि यहां पे किस तरह का वर्ब प्रयुक्त होगा। तो यहां देखेंगे हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ आई की, ना हम सिर्फ ही की बात कर रहे हैं या फिर ना ही यू की बात कर रहे हैं, ये सब एक साथ प्रयुक्त हो रहे हैं। इसके लिए आप सिंपल में क्या लिख सकते हैं? वी का प्रयोग कर सकते हैं और वी क्या है? प्लुरैलिटी का बोध कराता है, जिस कारण से हम देखेंगे कि यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो आपका है आर, इसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है गुड गर्ल्स लाइक यू एंड डैश शुड नॉट अब्यूज अदर्स। यहां पे देखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है केस बेस्ड है। केस बेस्ड मतलब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या फिर पॉजेसिव या फिर वोकेटिव केस का प्रयोग किया जाएगा। तो आप देखेंगे पूरे सेंटेंस में यहां देखेंगे आपका, ये आपको लगता होगा कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट पार्ट ही है, लेकिन यहाँ पे लाइक जो है ना एक प्रीपोजिशन के रूप में कार्य कर रहा है और किसी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसका ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट का केस ऑब्जेक्टिव केस। यू में हम जानते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक जैसे ही होते हैं, जिस कारण से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। लेकिन आगे जब देखेंगे कि यहां जो भी आपके ऑप्शंस हैं उसमें सी देखेंगे, ये हमारा क्या है? नॉमिनेटिव केस का, सब्जेक्टिव केस का। हर सेल्फ का प्रयोग आप ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं, इसका प्रयोग कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं करते हैं। इसका आप कर सकते हैं लेकिन देखेंगे कि क्या इस सेंटेंस में इस चीज की रिक्वायरमेंट है। हर का प्रयोग आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का है। हर्ष हमारा पॉजेसिव केस का है और पॉजेसिव केस में जो है ना सब्जेक्टिव फॉर्म में भी यूज किया जाता है और ऑब्जेक्टिव केस में मतलब सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य कर सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकता है। लेकिन अगर इस सेंटेंस की हम बात करें तो यहां बात किया जा रहा है लाइक यू एंड हर। क्यों? क्योंकि हम हर सेल्फ का प्रयोग तब करते हैं जब आपको एक्शन का इफेक्ट टुवर्ड द सब्जेक्ट दिखाना हो उस स्थिति में, जिस कारण से ये भी आपका ऑप्शन छट गया। अर्थात सबसे बेस्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप यहां पे किस चीज पर आप पोजीशन दिखा रहे हो वो चीज पता ही नहीं चल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज वेग एंड इनवैलिड। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है दिस आइडिया इज सुपीरियर टू डैश। अब आपसे बोला गया है कि दिस आइडिया, दिस यहां पे देखेंगे कि डिटर्मिनर के रूप में कार्य कर रहा है। दिस हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, चूंकि इसके आगे नाउन का प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे कि दिस का जब कंपेयर करते हैं ना किसी चीज से, तो कंपैरिजन दैट से किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एक से आप नजदीकी का बोध करा रहे हैं, तो दूसरा जो होगा वो दूरी का बोध कराएगा। इस स्थिति में हम क्या कर देंगे, यहां पे दैट का प्रयोग कर देंगे। लेकिन आपके ऑप्शन में तो ऐसा है ही नहीं, तो अब देखेंगे कि यहां क्या करना है। तो दिस आइडिया इज सुपीरियर टू, अब देखेंगे यह आइडिया जो है ना सुपीरियर है। किस चीज से सुपीरियर है? तो आपके आइडिया से। यहां हमें पोजीशन दर्शाने की आवश्यकता होगी, और पोजीशन दर्शाना इसलिए क्योंकि यहां पे आइडिया से संबंध आपको दर्शाना है। अर्थात यू हमारा सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस का है तो भी नहीं काम चलने वाला। योर का यदि हम प्रयोग करें तो योर जो है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके आगे आपको नाउन लगाना पड़ेगा। नाउन यहां नहीं है, जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा है ही इज अ गुड क्रिकेटर इजंट डैश। अब आपको बताना है कि यहाँ पे किस तरह के पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ये हमारा स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट का यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाया गया है। और हमने देखा यहाँ पे कि ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बना, ठीक है ना। और इसका जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। यहां जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, ये एक हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के लिए पर्सनल प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है द टीचर डैश वी रिस्पेक्ट द मोस्ट हैज रिटायर्ड। यहाँ पे कहा गया है कि जिस शिक्षक को हम लोग बहुत ज्यादा आदर करते थे, सम्मान करते थे, वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे वी रिस्पेक्ट द मोस्ट, किसे आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं? वी हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और इसके ऑब्जेक्ट के रूप में कौन काम कर रहा है? ये। तो यहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो भी इस क्लॉज के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। अर्थात यहां जो रिलेटिव प्रोनाउन है जो इन दोनों के बीच के रिलेशन को दिखा रहा है वो किसका होगा? ऑब्जेक्टिव केस का। और ये चूंकि एंटीसीडेंट हमारा क्या है? पर्सन है, जिसके कारण से हम whom का प्रयोग करेंगे। व्हिच नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है, हु सब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है। अगर सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते तो यहां पे आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के आगे हम पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे किसी भी सूरत हाल में। ठीक है, हुज का प्रयोग यदि करना है तो ये हमारा क्या दर्शाता है? ये हमारा दर्शाता है पोजीशन, इसके आगे नाउन लगाने की आवश्यकता होगी, जो कि नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दिस इज द बुक डैश आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब यहां पे फिर से देखेंगे कि यहां पे अगर रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता है तो इसका एंटीसीडेंट कौन है? बुक है, जो कि नॉन लिविंग थिंग है, और हम नॉन लिविंग थिंग के साथ हम हु या हुम का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हुज का प्रयोग करना है तो हमने पीछे बताया आपको कि नाउन की आवश्यकता होगी, जो नहीं है, खत्म हो गया ऑप्शन नंबर सी दैट, जिसका प्रयोग आप किसी नॉन लिविंग या फिर लिविंग दोनों के लिए आप कर सकते हैं। इन दैट केस क्या हो जाएगा आपका आंसर? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है ही इज द सेम मैन डैश हेल्प मी यस्टरडे। अब यहां पे बताना है आपको कि किस तरह के रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। देखेंगे यहां पे एंटीसीडेंट मैन है, जिसके कारण से व्हिच का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है? आगे नाउन नहीं है तो हुज का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है? अब आपके सामने बचा दैट और हुम। हुम का यदि यहां पे आप प्रयोग करें तो देख रहे हैं कि डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, मतलब इसके पहले हमें आवश्यकता होगी सब्जेक्ट की, क्योंकि इस क्लॉज के लिए हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो सब्जेक्ट का यहां पे प्रयोग जरूरी है। अब इस स्थिति में देख रहे हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस का है, बच गया दैट, जिसका प्रयोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में करते हैं, और जिसका प्रयोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए करते हैं। और यहां पे एक रूल आपको बता दें कि द सेम है। यहां पे अगर हमने देखा यहां पे द सेम है एंटीसीडेंट से पहले या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, उस स्थिति में हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग करते हैं प्रिफरेबली। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा है द चेयर डैश इज ब्रोकन शुड बी रिपेयर्ड। यहां पे बात की जा रही है चेयर की, तो चेयर हमारा नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ हम हु या हुम का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे नाउन नहीं है तो हुज का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात व्हिच का प्रयोग हो जाएगा, जो कि अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना, और ये सेंटेंस को कंप्लीट भी बना रहा है। क्लियर है? यही चीज आपको ध्यान देना है कि कुछ आपके सामने ऐसे ऑप्शंस आते हैं ना जो कि बहुत ही आसान होते हैं एलिमिनेट करने के लिए, तो बस उन चीजों को समझना है। अभी हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे के सेट्स में बढ़ेंगे ना, आपके रियल एग्जाम लाइक क्वेश्चंस आएंगे और वहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, लेकिन उससे पहले बेसिक चीजों की जो भी जानकारी आपके पास होने की आवश्यकता है।
चलिए नेक्स्ट हमारा, इट इज आई हु डैश टू ब्लेम। यहाँ पे देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज के बाद देखते हैं आई के जगह पे आपको एरर डिटेक्शन में दे देगा मी। जब हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश के तो वहां तो सब वेल एंड गुड ही है, कुछ भी बोल दो सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं रिटन इंग्लिश की, तो रिटन इंग्लिश में क्या होता है ना कि हमें ग्रामर के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और खास करके जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मूल जो उद्देश्य होता है ना, एलिमिनेट करना, बच्चों को छांटना, बल्कि उनको नौकरी देना नहीं है, छांटना है सबसे पहली बात। और हमें वहां पे छांटना नहीं है, हमें उसमें आगे बढ़ना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा है, और हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और हम देखेंगे कि हु का अपना कोई नंबर नहीं होता है। इसका नंबर जो होता है यह निर्धारित करता है कौन? इसका एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट कौन है? आई है। आई अपने साथ एम लेगा या इज लेगा या आर या वर, तो आप कहेंगे सर एम लेगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है डैश दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये तो बहुत अच्छी कहावत भी है, हम सबको पता है कि हर एक चमकदार वस्तु सोना नहीं होता, वही चीज है। यहाँ पे देखेंगे कि आपका दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, आपसे क्वेश्चन है कि ये बताना है आपको किस तरह का क्लॉज है, प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेट है, अगर सबऑर्डिनेट है तो नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑल, एवरीथिंग, होल या फिर व्हिच। तो आप देखेंगे यहां पे प्रयोग में आएगा कौन? ऑल। ऑल का मतलब यहां पे एवरी ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है ना, अर्थात यहां पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है राम एंड श्याम आर ब्रदर्स दे हेल्प। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे बात की जा रही है राम और श्याम के बारे में। राम और श्याम दोनों भाई हैं। यहाँ पे एक चीज समझना है कि कितने लोगों की संख्या है, तो लोगों की संख्या 2 है। अब दे हेल्प, वे हेल्प करते हैं किसकी? वन अनदर, ईच अदर, हिमसेल्फ या देमसेल्फ। हिमसेल्फ का तो प्रयोग होगा नहीं चूंकि ये सिंगुलैरिटी का बोध कराता है, और ये जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो, मैस्कुलिन जेंडर का हो तब हो। यहाँ पे हमने देखा कि थर्ड पर्सन तो है, मैस्कुलिन जेंडर के भी हैं, लेकिन नंबर इनका क्या है? प्लूरल है, ये छट गया आपका। देम का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को मदद कर रहा हो, तो उस संबंध में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। वही बात करें हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं दो के बीच के रेसिप्रोकल रिलेशन को बताने के लिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, ऐसे समझिए, मैंने आपकी मदद की और रिटर्न में आप भी मदद कर रहे हो, तो ये जो संबंध होता है जो एक दूसरे के लिए, तो ये जो है ना एक दूसरे के लिए, तो उस संदर्भ में हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं 2 की संख्या के लिए। और जब 2 से अधिक होता तब आप वन अनदर का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है He has 4 cars, उसके पास 4 कारें हैं। क्लियर है? डैश ऑफ देम आर फंक्शनल, मतलब उनमें से क्या जो है फंक्शनल है। अब यहां देखेंगे कि यहां पे प्रयोग में आया है आर, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। क्लियर है? अब देखेंगे बोध का प्रयोग करते हैं जब आपके सामने ऑप्शंस 2 हो और दोनों का आप एक साथ बोध कराते हो, उस संदर्भ में। यहाँ पे संख्या कितनी है कार की? यहाँ पे संख्या है 4, अर्थात यह आपका ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया, छट गया, ठीक है ना। इधर का प्रयोग करते हैं वहीं पे जब आपके सामने ऑप्शंस 2 हो, लेकिन दोनों में से आपको एक बार में एक का ही चुनाव करना है। मतलब 2 ऑप्शंस तो हैं, लेकिन आपको एक को ही चुनना है, चाहे पहला वाला चुने या दूसरा वाला चुने। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है? ये सिंगुलैरिटी का बोध कराता है, अर्थात यहाँ पे हमें प्लूरल सब्जेक्ट की आवश्यकता है, ये भी छट गया। नेक्स्ट है नेदर। नीदर का भी सेम वे में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये निगेटिव है। किसका निगेटिव है? नॉट ईदर इज इक्वल टू नीदर। क्लियर है? अर्थात यहां पे 2 में से किसी भी एक का आपको चुनाव नहीं करना, लेकिन एक एक करके। इस स्थिति में देखेंगे कि ये भी आपका ऑप्शन छट गया। अब क्या हो जाएगा? एक ही बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और हमने पहले ऑप्शन में बात किया था, पहले क्वेश्चन में, कि नन का प्रयोग करते हैं जब किसी चीज की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, उसमें से जब आपको दिखाना है कि कोई भी नहीं, उस संदर्भ में हम नन का प्रयोग करते हैं। इसी ऑप्शंस को अगर हम लें, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके सामने रख दिया और चौथा मैंने लिख दिया नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो हमने ये ऑप्शन क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे संख्या जो है ना 2 से अधिक है और उनमें से किसी भी एक की हमने बात कर रहे हैं, उस स्थिति में नन ऑफ दीज का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आई एम स्ट्रॉन्गर देन डैश। अब यहां पे बताया गया है कि मैं स्ट्रांग हूं, ज्यादा हूं, किस चीज से? किससे? तो हिम से, हिमसेल्फ से, ही इज से या हिज से। तो यहां पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आप हिम का प्रयोग करते हैं, सुनने को मिलता होगा, मूवीज में देखने को मिलता होगा, हर जगह आप इस तरह से देखेंगे। लेकिन जब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की या रिटन इंग्लिश की, फॉर्मल इंग्लिश की, देयर यू शुड गो विद द सब्जेक्टिव केस।
बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर कंपेयरिंग टू सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट की जब हम तुलना कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस से ही होने की आवश्यकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही हेट्स डैश व्हिच रिमाइंड्स हिम ऑफ मिस्टेक्स। कहता है कि वह हेट करता है, किससे हेट करता है? जो भी उसको अपनी गलती का एहसास कराता है, मतलब जो भी उसे उसकी गलती को दिखाता है या याद दिलाता है, उससे वो क्या करता है? हेट करता है। अब यहां पे देखेंगे कि व्हिच का प्रयोग है, और व्हिच किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो व्हिच प्रयुक्त होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। ऑल का प्रयोग आप थिंग के लिए भी कर सकते हैं, पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ऑल हमारा क्या होता है? जब किसी चीज की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, उस स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। और हालांकि जब इसका हम प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए करते हैं तब ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अनकाउंटेबल की नहीं, यहाँ बातों की बात की जा रही है, जिसके कारण से ये प्लुरैलिटी का बोध कराएगा। और हमारा वर्ब क्या है? पांचवा फॉर्म है सिंगुलैरिटी, अर्थात ये भी छट गया आपका। बोथ का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये भी प्लुरैलिटी का बोध कराता है। फ्यू का भी प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये भी हमारा क्या है? प्लुरैलिटी का बोध कराता है, अर्थात हमें ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने की आवश्यकता होगी क्योंकि ये सिंगुलर है और वर्ब के साथ इसका एग्रीमेंट भी सही हो जाएगा। क्लियर है? और ये थिंग की भी बात कर रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है द सन डैश रेज गिव लाइफ टू अर्थ इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। कहता है कि सन जो है ना, ठीक है ना, जिसकी किरणें जो हैं, यहाँ पे बात की जा रही है सूर्य के किरणों की, जो हमें लाइफ देती हैं। किस चीज पे? तो अर्थ पे। अर्थ पे हम देख रहे हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है सूर्य की उपस्थिति, क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करता है हर चीज पे। आप हर एक चीजों को देखें या पेड़ पौधों को देखें, जो भी देखें ना, अगर उनमें लाइफ है तो कहीं ना कहीं किसके कारण भी है? सूर्य के कारण भी है, उसके रोशनी के कारण भी है, उनकी रोशनी से आने वाले जो भी विटामिन हैं, जो भी जिस तरह की चीजें हैं, उनकी वजह से। ठीक है ना? हु का प्रयोग करते हैं पर्सन के लिए, सन हमारा पर्सन नहीं है। हुम का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के लिए, क्योंकि यहां पे हमें ऑब्जेक्टिव केस की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसे छांटेंगे। क्योंकि यहां पे देखेंगे कि यहां पे रिलेशन दिखाना है आपको सूर्य और उसके रोशनी के बीच में, अर्थात यहां पे हुज का प्रयोग जो है ना सर्वाधिक बेहतर होगा, क्योंकि आप इन दोनों के बीच के संबंध को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। और संबंध किस चीज से दर्शाया जाता है? पॉजिटिव केस से। और इतने में जो आपके ऑप्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है जो पॉजिटिव केस में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही डैश कुक द फूड। अब यहां पे बताया गया उसने खाना बनाया। ठीक है ना? अब खाना बनाया तो देखते हैं कि क्या बनाया, कैसे बनाया। अब देखेंगे कि ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, मैस्कुलिन जेंडर का है। तो इसके लिए जो आप एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखेंगे कि किसका प्रयोग होगा, वो इसी के नंबर और जेंडर पे आधारित हो। माई सेल्फ नहीं है, हिमसेल्फ है, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। हिज नहीं होगा, हर सेल्फ नहीं होगा। क्लियर है? अब देखते हैं यहां पे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैंने यहां पे हिमसेल्फ लगाया, तो हिमसेल्फ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो आप कहेंगे सर प्रोनाउन है। अगर मैंने यहीं पे थोड़ा और क्लासिफाई कर दिया कि भाई बताइए इम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो आप क्या करेंगे? हमेशा याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, उसके पहले नहीं। उसके पहले अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्ट को इम्फेटिक बना रहा है। किस चीज के लिए? जोड़ दे रहा है कि मतलब उसने खुद से खाना बनाया। ठीक है ना? इस संबंध में। और अगर हम इसके साथ कुक के साथ हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो इसका मतलब हो जाएगा ही कुक्ड हिमसेल्फ, का मतलब हो जाएगा उसने अपने आप को खाना बनाया, मतलब खुद को बॉयल कर दिया, खुद को बना लिया खाना। क्या? तो ऐसा संभव ही नहीं है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो ये इस कारण से इसका जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आई गेव हिम ऑल द मनी डैश आई हैड। मैंने उसे सारे पैसे दे दिए जो भी मेरे पास थे। तो व्हिच का होगा, दैट का होगा, हु का होगा, हुज का होगा। तो आप इजीली दो तो एलिमिनेट कर ही लेंगे, हु और हुज कहेंगे, क्योंकि हुज के आगे नाउन है, नहीं है। हु का प्रयोग पर्सन के लिए, यहाँ पे मनी जो है क्या है? थिंग है, इसके साथ नहीं किया जाएगा। अब देखेंगे दैट होगा, व्हिच होगा, तो यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑल आपको दिख रहा है पीछे। ऑल हो गया, द सेम हो गया, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं एक कीवर्ड के रूप में कार्य करते हैं दैट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है ही सेड लेट डैश हैंडल द सिचुएशन। अब आपको बताना है, उसने कहा कि लेट डैश
हैंडल द सिचुएशन, यहाँ पे किस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, हिम होगा, हर होगा, मी होगा, आई होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो आई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि लेट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं सारे के सारे आपका जो है क्या, ऑब्जेक्टिव केस का है। ठीक है ना? अब यहाँ पे टेक्निकली देखेंगे कि लेट हर का भी प्रयोग किया जा सकता है, हिम का भी प्रयोग किया जा सकता है, मी का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं इसके साथ जाऊंगा, क्योंकि उसने कहा, क्या कहा, कि मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करने दो। ठीक है ना? तो यहां पे डायरेक्ट स्पीच में है, इसलिए अगर हम यहां पे मी का प्रयोग कर दें, ठीक है ना, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हम जब इंडायरेक्ट नेशन में हम इसे रिपोर्ट करेंगे तो बदल जाएगा, तो फिर हिम हो जाएगा। जिस कारण से मेरा मानना है कि यहां पे मी का प्रयोग ज्यादा बेहतर। ठीक है ना? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, यू, ही एंड आई मस्ट कंप्लीट डैश वर्क ऑन टाइम। कहता है कि यू, ही एंड आई, यहां पे देखेंगे 231 का रूल अप्लाई हो रहा है और हम सबको अवश्य करना चाहिए क्या, इस कार्य को कंप्लीट। अब आपको बताना है कि यहां पे किस तरह के पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। माय होगा, योर होगा, हिज होगा, आवर होगा, किसका प्रयोग? तो हमने पिछले सेशन में आपको बताया था कि अगर 231 है या 123 है, कोई भी है, इसमें आपको फर्स्ट पर्सन दिख रहा है तो आवर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करता है। क्योंकि एक से अधिक की संख्या है जिसमें फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर है, तो वहां पे क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा मामला फर्स्ट पर्सन के प्लुरलिटी का बोध कराने के लिए हो जाता है। ठीक है ना? क्योंकि आप वहां पे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन को स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं आप। ठीक है ना? इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं, इस कारण से आप क्या करेंगे, आवर का प्रयोग करेंगे। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमने देखा कि यहां पे ये क्या है, हमारा प्रोनाउन नहीं है, बल्कि ये हमारा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि आगे नाउन आ गया। ये भी चीज आपको ध्यान देना है। आई होप कि आपको सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा, आप बहुत सारी चीजों को सीखे होंगे। आगे आने वाले सेशंस में हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को भी देखेंगे, एरर डिटेक्शन को भी देखेंगे और क्लोज टेस्ट को भी हम देखेंगे। ये सारे के सारे प्रोनाउन पे आधारित होंगे। हम हर एक पार्ट ऑफ स्पीच पे इस तरह के सेशंस लाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन को काफी सरल बनाएंगे, और मेरा विश्वास भी है कि आपका सहयोग इसमें मिलेगा। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।